हे गाइस, वेलकम बैक। तो 2022 एक ईयर रहा है जहां पर सबसे ज़्यादा हमको एक्सप्लॉइट क्रिप्टो स्पेस में देखने को मिले। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि ये जो हैक थे इतने सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को लेके नहीं थे। इनफैक्ट यहाँ पर जो डिसेंट्रलाइज ब्रिजेस हैं उनके ऊपर हमको ये हैक देखने को मिले। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये देखना कि ये जो हैक है हो किस तरह से रहे हैं, जहाँ पर रिसेंटली हमको बाइनेंस का भी हैक देखने को मिला। इनफैक्ट अगर आप देखोगे क्रिप्टो ने पिछले 2 साल में बहुत सारे हैक्स देखे हैं। 2022 में ही अकेला अगर हम देख लेते हैं जो इतने सारे हैक इस साल के अंदर हुए हैं, $2 बिलियन वर्थ ऑफ यहाँ पर एक्सप्लॉइट में क्रिप्टो जो है लॉस्ट यहाँ पर हो चुके हैं। सबसे बड़ा अगर आप एक्सप्लॉइट देखोगे तो वो था यहाँ पर $600 मिलियन का, जो इसी साल के अंदर यहाँ पर हुआ था, रॉनिन ब्रिज का एक्सप्लॉइट। साथ में अगर आप देखोगे बड़ी कंपनी जैसे बाइनेंस भी है और बाइनेंस की BNB चेन, उसका भी ब्रिज जो था वो भी सिक्योर नहीं था। इनफैक्ट उसके ऊपर भी ऑलमोस्ट $500 मिलियन का यहाँ पर हैक हुआ था। ऑल्दो बाइनेंस ने यहाँ पर फटाफट फास्ट रिस्पॉन्स करके अपनी चेन को फ्रीज किया ताकि सिर्फ 100 मिलियन जो थे वही वो ऑफ चेन लेके जा पाए यहाँ पर, बाकी BSC चेन के अंदर ही फ्रीज यहाँ पर हो गए। लेकिन उससे एक और डिबेट यहाँ पर चालू हो गया कि बाइनेंस की जो BNB चेन है वो कितनी ज़्यादा यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड है कि आपने पूरी चेन को ही फ्रीज कर दिया। यहाँ पर एक हैक हुआ, बट ओवरऑल यहाँ पर जो बाइनेंस चेन के ब्रिज के ऊपर ये हैक हुआ उसको आज की वीडियो में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हैकर ने किस तरह से ब्रिज को एक्सप्लॉइट किया और किस तरह से उसने क्रिप्टो को यहाँ पर चोरी किया। तो अगर आप देखोगे BSC टोकन अब एक BNB ब्रिज है जिसमें पुराना BNB का जो टोकन है और नया BNB का जो टोकन है उसको आप आपस में स्वैप कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है, इनिशियली जब BNB टोकन आया था तो इथेरियम चेन के ऊपर था, फिर इन्होंने खुद की अपनी जो चेन है वो कॉस्मोस SDK को यूज करके यहाँ पर लॉन्च करी थी, जिसमें एक टोकन इनका BNB चेन का आ गया था नॉर्मल, लेकिन उसके ऊपर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह रन नहीं कर सकते थे। तो बाद में इन्होंने आगे जाके जब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉन्च करना चाहते थे तो इन्होंने एक नया यहाँ पर जो टोकन है उसको लॉन्च कर दिया जो यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को सपोर्ट कर पाए। तो यहाँ पर 2 तरह के BNB टोकन हो गए। एक जो नॉर्मल BNB टोकन है, नॉर्मल चेन कॉस्मोस SDK पे चल रहा है जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं रन कर सकते आप, और दूसरा नया वाला जिसके ऊपर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च कर सकते हो। तो उन्हीं को आपस में अगर आपको स्वैप करना है तो वो स्वैप करने के लिए यहाँ पर ये ब्रिज था BSC टोकन हब। और यही यहाँ पर जो ब्रिज है इसको यहाँ पर हैकर ने एक्सप्लॉइट किया 2 मिलियन BNB को मिंट करने के लिए। $2 मिलियन नहीं बोल रहा हूँ, 2 मिलियन BNB, ये बन जाते हैं $586 मिलियन उस टाइम पे BNB के प्राइस के अकॉर्डिंग। अब हैकर ने यहाँ पर ये किया कैसे? तो हैकर वॉज एबल टू आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटी, एक उसने कमी या एक चूक देखी कोड के अंदर ब्रिज में, जहां पर उसने देखा कि इसका मिसयूज करके मैं यहाँ पर 1 मिलियन BNB जो है उसको मिंट करवा सकता हूँ मेरे खुद के एड्रेस के अंदर। और उसने एक बार नहीं 2 बार ये किया कि 1 मिलियन BNB एक बार मिंट हुए फूल करके, फिर वापस उसने करा तो एक बार फिर से यहाँ पर 1 मिलियन BNB टोकन फिर से मिंट हो गए उसके एड्रेस पे 2 मिलियन BNB टोकन। और अगर आप यहाँ पर देखोगे, जैसा मैंने बताया कि BNB का जो इनिशियल टोकन आया था वो कॉस्मोस SDK के ऊपर बेस्ड था, तो ये कॉस्मोस के अंदर भी जो कॉस्मोस का कोड है ना उसके अंदर भी ये बग था, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने पहले जाके उसको फिक्स कर दिया था। लेकिन BNB के अंदर अभी तक वो जो बग था, क्योंकि कॉस्मोस से कॉपी था, कॉस्मोस ने तो फिक्स कर लिया था अपने उसमें, BNB के अंदर उन्होंने फिक्स नहीं किया था ओल्ड टोकन के अंदर। इस कारण ये बग की जो प्रॉब्लम थी, ये एक्सप्लॉइट जो था यहाँ पर प्रॉब्लम हो पाया। तो आप देख सकते हो एक छोटी सी जो चीज़ होती है मतलब कितना इंपॉर्टेंट है। कॉस्मोस ने अगर पहले आइडेंटिफाई करके उस बग को फिक्स कर दिया था तो BNB वालों को भी करना चाहिए था। कैसे वो चूक हो गई, और वो छोटी सी चूक से अगर आप देखोगे कितना बड़ा नुकसान जो है यहाँ पर हो सकता था। तो अब हैकर ने जब यहाँ पर 2 मिलियन BNB एक्सप्लॉइट कर लिए तो उसके बाद हैकर ने यहाँ पर वीनस प्रोटोकॉल को यूज़ किया जिसके अंदर आप स्टेबल कॉइन्स को बोरो यहाँ पर कर सकते हो। तो जब उसने बड़े बड़े अमाउंट के BNB यहाँ पर डिपॉजिट करने चालू करे वीनस प्रोटोकॉल के अंदर, तो इनिशियल थॉट यहाँ पर इन लोगों ने भी आइडेंटिफाई किया, उनका ये था कि प्रॉब्ली यहाँ पर कोई वेल है जो अपनी पोजीशंस वगैरह ओपन करना चाहता है, इसलिए इतने बड़े लार्ज डिपॉजिट जो है वो यहाँ पर कर रहा है। लेकिन बाद में जब हैकर ने यहाँ पर स्टेबल कॉइन्स को लिया वीनस प्रोटोकॉल में BNB को डाल के, और फिर वो यहाँ पर ब्रिज को यूज करके वो दूसरी चेन पे इन टोकन्स को लेके जा रहा था, जैसे इथेरियम पे लेके जा रहा है, अवलांच पे लेके जा रहा है, बाकी जो चेंज है उस पर वो मूव करने की कोशिश कर रहा है, तब लोगों ने यहाँ पर रियलाइज किया कि ये यहाँ पर कोई ना कोई हैक है जो इन प्रोग्रेस है, जहाँ पर ये फंड्स जो है फटाफट कन्वर्ट करके इसको बाइनेंस चेन से बाहर निकालने की कोशिश करी जा रही है। और जैसे ही आइडेंटिफाई हुआ उसी टाइम पे BSC की जो चेन थी उसका फटाफट यहाँ पर हॉल्ट किया गया, जहां पर वैलिडेटर्स और बाइनेंस ने आपस में कोऑर्डिनेट करके इस चीज को किया, विच वाज लाइक रियली फास्ट। लेकिन जब तक ये चेन को फ्रीज किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हैकर ऑलमोस्ट $110 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो बाइनेंस चेन से दूसरी चेन पे ट्रांसफर कर चुका था, लेकिन रिमेनिंग $430 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो जो थे वो फिर भी बाइनेंस चेन के ऊपर रह गए थे, क्योंकि बाइनेंस चेन को फटाफट यहाँ पर बाइनेंस और वैलिडेटर्स ने मिलकर फ्रीज कर दिया था। तो जब 8 घंटे बाद वो वापस ऑनलाइन आए तो उन्होंने कोड को यहाँ पर चेंज कर दिया ताकि जो 430 मिलियन उसके पास थे
वो उसको ब्रिज से वापस बाहर नहीं निकाल पाए और हैकर के कंट्रोल से उन्होंने बाहर निकाल दिए, कोड को अपग्रेड यहां पर करके। अब उसका आफ्टरमैथ ये हुआ कि बाइनेंस ने यहां पर एक अपडेट पुश किया जहां पर उन्होंने अपोलोजाइज किया और बोला कि यहां पर एक एक्सप्लॉइट जो है वो है, तो उसको एक्सप्लेन किया। और साथ में टीम ने यहां पर ये भी बोला कि यहां पर जो लॉस हुए ये बीएनबी चेन के ऊपर हुए, तो यूजर के फंड जो एक्सचेंज के ऊपर है उस पर कोई भी ऐसा रिस्क नहीं है, वो अभी भी यहां पर सेव है। साथ में उन्होंने यहां पर ये बोला कि अब जैसे फटाफट चेन को फ्रीज कर दिया, हैकर के फंड जो है उसको भी फ्रीज कर दिया, सेंट्रलाइजेशन का क्वेश्चन आ गया, तो उसको लेके बाइनेंस ने ये बोला कि अब जो हमने हैकर के फंड यहाँ पर जो फ्रीज कर रखे 430 मिलियन जो उसने चोरी किए थे, हम यहाँ पर यूजर्स को वोटिंग राइट देंगे और उनको यहाँ पर ऑप्शन देंगे कि वो डिसाइड करें कि क्या इस फंड को हमको अनफ्रीज कर देना चाहिए, हैकर को दे देना चाहिए, या फिर इसको फ्रीज करके यहाँ पर रखना चाहिए। बाइनेंस ने साथ में ये भी बोला कि वो यहाँ पर एक नई ऑन चेन गवर्नेंस मैकेनिज्म जो है उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे वो यहाँ पर फाइट और डिफेंड कर पाए फ्यूचर में जब भी ऐसे कोई पॉसिबल अटैक्स उनको देखने को मिले। और साथ में उन्होंने यहाँ पर ये भी बोला, जब सेंट्रलाइजेशन की बात होगी कि लिमिटेड वैलिडेटर्स है आपके, और वो भी हो सकता है प्रॉब्ली आप ही आपकी क्लोज वन कंट्रोल करते हैं, तो उन्होंने बोला कि वैलिडेटर्स भी जो है हम आने वाले टाइम पे और ज़्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि जितने वैलिडेटर्स होते हैं उतना बेटर रहता है। जैसे बिटकॉइन को आप देखो हज़ारों में वैलिडेटर्स यहाँ पर है, नोड रनर्स हैं, तो वैसे ही यहाँ पर बाइनेंस भी बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम पे अपने वैलिडेटर्स को वो बनाएंगे। और फिर यहाँ पर फाइनली बाइनेंस चेन का जो इनका हार्ड फोर्क था वो 13 अक्टूबर को इन्होंने किया, जहाँ पर ये सारी जो चीज़ें वो बोल रहे थे उसको बाइनेंस चेन के ऊपर इंटीग्रेट इन्होंने यहाँ पर किया। अब ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो हुआ, इसके बाद बाइनेंस चेन की डिसेंट्रलाइजेशन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, क्योंकि अगर आप देखोगे बाइनेंस चेन के ऊपर करंटली यहाँ पर 21 वैलिडेटर्स हैं। यही 21 वैलिडेटर्स जो है बस आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और जब भी चाहे चेन को फ्रीज कर सकते हैं। किसी एड्रेस को चाहे तो ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं, वाइट लिस्ट भी कर सकते हैं। और आप सोचिए सिर्फ ये 21 वैलिडेटर्स हैं, अगर इन 21 वैलिडेटर्स को कोई एक्सटर्नल प्रेशर आने लग जाए पॉलिटिकल पार्टी से या किसी गवर्नमेंट की तरफ से, तो तब भी अपनी तरफ से जो एक्शन है इनको प्रेशराइज करके यहाँ पर चेन पे चीज़ें यहाँ पर करी जा सकती हैं। तो फिर वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन किसी हद तक यहाँ पर बाइनेंस चेन के ऊपर नहीं रहेगा। और वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है यहाँ पर बन गया है कि ऐसी जो चेन जो सिर्फ यहाँ पर 8 वैलिडेटर्स, 10 वैलिडेटर्स, 21 वैलिडेटर्स, 20 वैलिडेटर्स ऐसे रखते हैं, तो इसमें लिमिटेड नंबर हो जाते हैं और ऐसे लोगों को, मतलब 21 है तो उनको नॉर्मली कोई भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, राइट। तो दैट्स अ प्रॉब्लम। एंड इन दी एंड रिस्क किसका है? यूजर के फंड, क्योंकि वो उस चेन को यूज कर रहे हैं और वहां पर उनके फंड्स हैं। तो इसलिए बाइनेंस भी शायद यहाँ पर आने वाले टाइम पे प्लान कर रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए वैलिडेटर्स को इंक्रीज करना चाहिए। तो वी होप कि आने वाले टाइम पे ये वैलिडेटर्स जो हैं इनको इंक्रीज करें। एंड अभी जो करंटली यहाँ पर बाइनेंस चेन के साथ सिचुएशन हुई है, इससे आई होप सिर्फ बाइनेंस नहीं है, बहुत सारी चेन्स है, इनफैक्ट सारी की सारी चेन्स ही ऑलमोस्ट। बिटकॉइन और इथेरियम भी अब काफ़ी हद तक सेंट्रलाइज्ड यहाँ पर हो रहा है, बिटकॉइन ही एक डिसेंट्रलाइज थोड़ा सा यहाँ पर रह गया है जो अगर आप ब्लॉकचेन की बात करोगे। तो डिसेंट्रलाइजेशन को लेके फोकस अगर ज़्यादा करें यहाँ पर जो ब्लॉकचेन्स हैं कंपेयर टू टीपीएस, की मेरा टीपीएस तेरे टीपीएस से कितना ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि टीपीएस सिर्फ हाइप वाली चीज़ ज़्यादा यहाँ पर हो जाती है। इन दी एंड जब एक्चुअल प्रोडक्ट हम देखेंगे फ्यूचर के अंदर, उसमें डिसेंट्रलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर होगा। खैर, आज के वीडियो के अंदर आई होप आपको जो पूरा एक्सप्लॉइट है उसकी स्टोरी समझ में आई हो और कुछ आपको यहाँ पर नया सीखने को भी मिला हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पे भी सब्सक्राइब करिए। इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। एंड आपके क्या व्यू पॉइंट है इस पूरे सिनेरियो को लेके, व्हाट डू यू थिंक? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।